हेलो एवरीवन। तो भाई द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसके भाई सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रखे थे मेरे पास बच्चों के कि भैया हाइट एंड डिस्टेंस करवा दो, क्योंकि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी के हिसाब से और काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ना। और इजी भी है ज़्यादा करने में, इसको मतलब ऐसा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को भाई पूरी एंड तक देखना, कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस वन शॉट होगा ये। 10 से 12 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैं बताऊं उतना जाके करके आ जाओ। अगर क्वेश्चन आया रेलेवेंट तो हो जाएगा। अगर देखो भाई 4 से 5 क्वेश्चन हर बार ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनको हमें स्किप करना ही पड़ेगा सीपीओ में। ठीक है, अगर इस बार तो वैसे भी सेक्शनल टाइमिंग है तो स्किप करने में ही फायदा है उन 4 से 5 क्वेश्चन को, अगर कोई इरेलीवेंट आता है, और वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो हर बार आते हैं, जो यूनिवर्सल हैं, उनको हम कवर करके जाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस उनमें से एक है। ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार इग्नोर करके मत जाना। और इससे पहले मैंने जो भी आपको टॉपिक करवाए, चाहे वो प्रिज्म एंड पिरामिड हो, ठीक है, या फिर वो पॉलीगन हो, और या फिर वो सर्कल हो, भाई उन वीडियोस को जाके ज़रूर से देख लेना। उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ये 3-4 टॉपिक मतलब कम टाइम में और भाई ज़्यादा आउटपुट देंगे आपको। लगभग ये समझ लो 7 से 8 क्वेश्चन आपके ओवरऑल इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। ये जब 3-4 मैंने टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है, तो इनको भाई मिस मत करना बिल्कुल भी। और आगे आने वाले टाइम में मैं 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा अर्थमेटिक के, जो टॉप होंगे उनमें आपके बाकी जो मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस, सब उनमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं अभी के हिसाब से, जो ट्रेंड में चल रहे हैं, वो भी मैं कवर करवा दूंगा। और भाई कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। और भाई देख भी रहे होगे कि जेन्युइन ही कंटेंट डाल रहा हूँ मैं, सच कोई आपको, ठीक है, बेनिफिट ही होगा इन वीडियो से, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो भरोसा करके कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं भाई हाइट एंड डिस्टेंस का। आराम से बैठो कॉपी पेन लेके। यहाँ पे देखो मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हुए, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का थोड़ी बात करी है। ठीक है, ये ट्राइंगल भाई सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ रेशियोज हमारे पास निकल के आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 90 के सामने हमेशा 2 यूनिट होगा, 30 के डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होगा, और 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 यूनिट होगा। अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखूँ, देखो 60 ये है, इसके सामने वाली साइड √3 यूनिट, ये 90 है, इसके सामने वाली साइड 2, ठीक है, और 30 के सामने वाली साइड 1। तुम पाइथागोरस लगा के देख लो, ये सेटिस्फाई करेगा। प्लस तुम्हें पता होगा साइन 30 की वैल्यू अगर मैं रखूँ, देखो साइन 30 क्या होता है हमारे पास, 1/2 रख लो, देखो 1/2 ही आएगा। साइन 30 क्या होता है, P/H। देखो साइन 30 ये है तो इसके लिए P परपेंडिकुलर ये होगा, तो 1/H क्या है, 2, तो 1/2 निकल के आ गया। तो कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो तुम 1060 ले लो, 1030 ले लो, कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वाला भाई याद रखना, 60, 30 और 90 का, इसमें क्या रेशियोज चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम आएगा सारे क्वेश्चन में। ठीक है, काफ़ी टाइम बचा देगा आपका ये। प्लस ये भी वही है, सेम है, बस यहाँ 30 लिख दिया मैंने, तो कुछ नहीं होगा। देखो 30 के सामने क्या लिखना है, 1, बस ये याद रखो कि 30 के सामने 1 आएगा, 60 के सामने क्या आएगा, √3 आएगा, और 90 के सामने तो 2 है ही। ठीक है, तो याद रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। कुछ और भी हैं भाई, देखो इंपॉर्टेंट, उनको भी थोड़ा मतलब क्या याद रखना ही है भाई वो भी। ये 45 वाले, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट, और यहाँ पे 90, तो इसके सामने आ जाएगा भाई तुम्हारा क्या, √2। ठीक है, ये याद रखना। 45 बहुत मतलब टाइम सेव कर देगा आपका। ही तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर 1 है ना, डायरेक्ट ये पूछ लेगा तो तुम सेम मतलब मार के आ जाओगे आंसर, टाइम बच जाएगा उससे। उसके बाद भाई देखो 3, 4, 5 का एक ये बन जाता है कभी कभी, ये मतलब आता तो रेयरली है, बट अगर आ गया तो भाई एच दिला देगा, और कुछ ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट होता है, हम सबको पता है। तो ये कब बनता है, जब एंगल्स हमारे पास 37 डिग्री, 53 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और बनाए हुए हैं देखो मैंने इंपॉर्टेंट, ये सारे कर लोगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने मतलब मस्ट डू है, इनको तो कर लेना। ठीक है, 5, 12, 13 का तुमने ट्रिपलेट सुना होगा, तो उस केस में जो एंगल होते हैं हमारे पास वो ये होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। अच्छा हाँ, इस बार मैंने क्वेश्चंस भाई हिंदी में भी ले लिए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने इस बार हिंदी में भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, तो इसमें इस वाले एंगल्स के सिनेरियोज में ये वाली साइड्स की रेशियो हमारी निकल के आती है 5, 12, 13। ठीक है, और ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 डिग्री, 75 डिग्री। अगर ये तो तुम्हारा भाई मतलब वैसे भी काम आ जाता है। मान लो अगर मैं तुमसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ लूँ, तो यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो इस वाले ट्रिपलेट से। ठीक है, क्या है वो, साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, देखो 75 ये है, तो P/H यानी कि √3 + 1
डिवाइडेड बाय 2√2। दिख गया, ये एच है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो इससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। √3 + 1 √3 - 1 कैसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। √3 + 1 √3 - 1 देखो P/H, ये P परपेंडिकुलर मतलब P/H, तो रेडियस मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू होती है हाइपोटेनियस की बड़ी होती है, तो यहाँ पे आएगी। √3 + 1 से तो बड़ी ही है ये, तो बस वही यहाँ तो मतलब वही ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ भी याद रख लेना भाई। तुम्हें √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.732 होती है, और √2 की वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि 1.41 होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। और ये कुछ जो मैंने बेसिक तुम्हें ट्राइंगल बताए उनके मतलब रेशियोज़ क्या चलते हैं साइड्स के, एंगल्स के, ठीक है, रिलेशन में, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा, ये वाला भाई कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो अच्छा क्वेश्चन बनाना तो इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, और इजी क्वेश्चन बना तो देखो वो तो कर ही लोगे, जितना भी तक मैंने बताया ना पीछे उसी से हो जाएगा। वो ज़्यादातर 90% चीज़ें उसी से हो जाती हैं, बट ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूज़ कर रहा है इस टाइम पे, तो इसको ध्यान से देखना। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, राइट। यहाँ पे मान लो इस जगह पे मतलब एक बेस है x, और सेम बेस यहाँ पे है x, और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये वाली निकल के, और ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका रेशियो निकलता है एक पर्टिकुलर, तो उसकी बात करेंगे हम। तुम एक बात बताओ, यहाँ पे x मतलब यहाँ पे x है जो हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या वो x/√3 होगा? कैसे होगा? अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ सीख लो जब भी हमें यहाँ से यहाँ पे जाना होता है ना, बेस से परपेंडिकुलर में 30 डिग्री है यहाँ पे, तो हम √3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और मान लो अगर हमें यहाँ से इस जगह से यहाँ पे जाना है, तो हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 60 डिग्री गिवन हो, ठीक है। क्या होगा यहाँ इस केस में, क्या होगा, x√3 हो जाएगा, राइट। अब ऐसा करते क्यों है, तुम्हें पता है कि देखो यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, कोई दिक्कत। 60 डिग्री के सामने अभी पीछे बता के आया हूँ जस्ट √3 होता है √3। तुम्हें पता है √3 की वैल्यू हमें x गिवन है, राइट। तुम्हें पता है रूट मतलब 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, अभी बता के आया हूँ। तो तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, x/√3, ये नीचे आ जाएगा बस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, डायरेक्टली याद रखोगे इसको तो टाइम सेव होगा। ये चीज़ मैंने सेम यहाँ पे कर दी, वही चीज़ तो है कि यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू x है, इस बार 1 यूनिट की वैल्यू x है ना। तो हमारे पास कितनी, हमें √3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x√3। इस वजह से मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो कोई बिगनर बच्चा है उसको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मैंने ये कैसे लिखा, ठीक है। अभी रेशो जो मैं पीछे बता गया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे भाई, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर मैं यहाँ पे देखो इस जगह पे लिखूँ x√3 डिवाइडेड बाय √3 और x√3, तो देखो x से x कट गया और 1 बचा यहाँ पे, ये √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। तो ये जो साइड्स का रेशो निकल के आता है ना, 1:3 निकल के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। याद रख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, अगर सेम बेस है ना, तो 30 डिग्री के सामने जो साइड है उसमें 1 यूनिट होगा, और 60 डिग्री के सामने जो साइड है उसमें वो √3 मतलब 3 यूनिट होगा। यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, 1:3 का ये रेशो मेंटेन रहता है जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, ये याद रखना बस, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, ये बेस सेम है भाई, है सेम। देखो इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे 30 डिग्री है और पूरे में 60 डिग्री है, तो वही चीज़ तो मैं यहाँ वाली चीज़ यहाँ अप्लाई कर दी मैंने। देखो बेस सेम है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 60 के सामने पूरा है ना, देखो 60, तो 60 के सामने कितना होगा, 3 यूनिट होगा, तो ये पूरा 3 है, तो ये यहाँ से जो मैं बिंदु खींच रहा हूँ इससे इधर ये 2 यूनिट होगा और इससे इधर ये 1 यूनिट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, इस रेशो को ध्यान से रखेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं पलट के लिख दूं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, देखो मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 यूनिट और मतलब 2 और 1 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि बेस सेम किधर है, इधर सेम है। देखो ये वाला बेस सेम है इसका, ये 30 डिग्री के लिए भी सेम है और 60 डिग्री के लिए भी सेम रहेगा, बेस सेम है, राइट। तो तुम ये बताओ अगर ये 30 डिग्री मतलब ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला हमारे पास 30 डिग्री हो गया भाई, राइट। और पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 30 है, तो पूरा एंगल यहाँ पे 90 है, तो पूरा एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो वही तो बात हो गई, बेस सेम है तो 30 के सामने 1 यूनिट और 60 पूरा है तो पूरे के सामने कितना होगा, यहाँ पे 3 यूनिट होगा, तो यहाँ पे बचा 2। तो वही चीज़ है, बस पलट के लिख दिया इसको, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा था ना, ये बस इसको पलट दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, या तो इसको डायरेक्टली याद रख लो कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है। ये उस केस में काम आते हैं जैसे बोलता है ना कि यहाँ पे मान लो कोई
पहले 30 डिग्री का एंगल था, वो ट्रैवल करके आगे चला गया तो 60 का एंगल हो गया। तो बताओ ये अगर डिस्टेंस में गिवन है कि इतने का ट्रैवल उसने किया, तो भाई ये बता देगा, ये बता, कुछ भी पूछ लेगा वो तुमसे फिर, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ लेगा इसकी देके, या पूरे की वैल्यू देके इसकी पूछ लेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। मान लो जैसे ये हमारे पास एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे कोई, ठीक है, ये कोई बच्चा है यहाँ पे, कैसा अजीब सा बच्चा है जो भी है, तो इसकी आंखें हैं देखो, ठीक है। तो ये आंखों से सामने हॉरिजॉन्टली देख रहा है इस तरह से, ये हमारा नॉर्मल एक व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, सामने देखते हैं हम इस तरह से ऐसे करके। लेकिन अगर मान लो कोई ऊपर यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है इस जगह पे, अगर ये इसको देखेगा इस जगह से, ये हॉरिजॉन्टल से नापते हैं हम, ध्यान रखना हमेशा एंगल, तो ये जो एंगल यहाँ से बनेगा इसके ऊपर देखने का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भाई थीटा, इतना ऐसे देखो ऊपर घूमेगा, कितना एंगल, मतलब ये ऊपर देख रहा है इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट से इसकी आंखों से यहाँ देखने का एंगल जो बनेगा ना, ये थीटा बनेगा, और यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट। अच्छा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल से ही देखना है, ध्यान रखना, सामने से ऐसे करके, तो ये जो डिस्टेंस, मतलब ये जो हमारा नीचे का देखने वाला बनेगा एंगल, यहाँ पे थीटा बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि ये लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, क्यों होती हैं? दोनों हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ से भाई ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो स्कूल में या कभी भी, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो दोनों थीटा हो गए। तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब सेम ही हो जाता है वो इसके, तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें नीड नहीं होती, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब भाई क्वेश्चंस पे आते हैं, जो चीज़ अब तक हमने सीखी हैं और उनको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ये देखो सीपीओ का मैंने पीवाईक्यू लिया हुआ है यहाँ पे। इसने बोला है बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल, पोल बोला इसने तो मैंने पोल बना दिया। कितने मीटर हाई बोला है? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो बस हिंदी में, बाकी मतलब इंग्लिश में, बस बाकी सारे हिंदी में, लेकिन मैं बता दूंगा कुछ नहीं है इसमें भी समझने वाले। देखो सीपीओ में भाई इंग्लिश आती है 200 नंबर की, तो इतनी इंग्लिश आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कितनी ऊंची है, ये 2.7 मीटर ऊंची है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है इसने, है ना। क्या बोलते हैं ऊंचाई का, कौन बोलते हैं ना उसको, एक होता है अवनमन कोण शायद से, है, थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ मैं भी हिंदी। तो देखो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है इसका, ये वाला कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना है भाई? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, राइट। जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो, 2.7 मीटर हाइट है, 30 डिग्री का एंगल एलिवेशन बना है। इसने क्या पूछा है, मतलब डिस्टेंस बताओ बॉय का फ्रॉम द पोल, मतलब डिस्टेंस बताओ इस पोल से यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये हमें एक्स निकालना है पूरा, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? तुम्हें मैंने अभी पीछे बताया था कि √3, देखो ये 60 डिग्री हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान देने वाली है। √3 के सामने, मतलब ये 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 2.7 मीटर है मेरे भाई। हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू? क्योंकि 60 डिग्री के सामने 3 यूनिट होता है, अभी बता क्या हूँ, ठीक है। √3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे? 2.7 इंटू कितना? √3। अब इसकी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो √3 की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी क्या? 1.732। अब तुम सोचोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, हाँ भाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और करनी पड़ेगी, आया हुआ सवाल है, करनी पड़ती है ये कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे डायरेक्ट इससे, ठीक है। तो उसके बाद जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा ये ए ऑप्शन। कैलकुलेट कर लेना खुद, 4.67 समथिंग आंसर आएगा इसका निकल के, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। कंसेप्ट बताना था कि 60-30 में किस तरह से हम रेशियो में खेलते हैं, वो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब इसने बोला है द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग बना दी, यहाँ पे मैंने एक टावर बना दिया है, हिंदी में भी लिखा है ना, एक टावर के शीर्ष से, यानी कि ये टावर है, इसके शीर्ष, ये वाला देखो ये टावर है, ये टावर है, इसके शीर्ष से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो डिप्रेशन तो नीचे हो जाएगा ऐसे करके। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमें दे रहा है, देखो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, ये कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल होती हैं लाइंस, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऐसे करके कुछ डायग्राम बन के आएगा निकल के, पहले डायग्राम बनाना सीख गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, तो ये 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, तो मेरे भाई ये भी 10 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट, ठीक है। देखो जो टावर है वो पूरा है, पूरी हाइट है टावर की, और जो हमारी बिल्डिंग है वो इतनी है, ठीक है। और उसके बिल्डिंग के जो टॉप का, मतलब यहाँ से इसके टॉप से यहाँ का जो एंगल है ना बिल्डिंग का, वो कितना है? 10 मीटर हाई बिल्डिंग का वो है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, राइट।
अब इसने क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब टावर और बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे भाई कितना है 50√3। तो क्या मैं यहाँ पे भी 50√3 लिख सकता हूँ, क्लियर। उसके बाद इसने पूछी हाइट ऑफ द टावर, तो अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मुझे x + 10 मेरी हाइट हो जाएगी। ये जो हाइट ये पूछ रहा है मेरे से, ये x + 10 हो जाएगी, राइट है। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब तुम मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ये यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्यों नहीं होगा भाई, 60 है, 30 है, 90, तो वही चीज़ आ गई ना। 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 50√3 है। समझ गए रेशियो में खेलना मैं कैसे समझा रहा हूँ। ये 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट बता के आया हूँ अभी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें ये गिवन है। यहाँ पे वैल्यू सिस्टम लगा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि मुझे वैल्यू बताओ, तुम x की निकालनी है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है मेरे भाई, √3 होता है। √3 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 50√3 इंटू √3। ये तो करना आता होगा ना, ये डिवाइड में जाएगा तो 1 का तो कुछ लिखने की ऐसा नीड नहीं है। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 150 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x तुम्हारा 150 आ गया, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 160 हो जाएगी। क्यों, इसमें +10 कर दो, ये नीचे वाला, तो ये तुम्हारी टावर की हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा सवाल था, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, देखो। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मतलब हिंदी में नहीं, बाकी सारी जितने भी इसके बाद हैं सब हिंदी में। ये 1-2 क्वेश्चन रह गए थे लिखने, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा ये भी मैं, एज सच कोई इसमें वो नहीं है। और काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखो एक पतंग उड़ रही है कहाँ, आसमान में, राइट। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब उसकी जो, मतलब जिससे उड़ाते हैं ना धागे से, उसकी जो लेंथ है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से, वो 220 मीटर है। मतलब यहाँ से मान लो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये जो मेरी लेंथ है भाई ये 220 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई पॉइंट है ग्राउंड पे ऐसे करके, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला पॉइंट नहीं, सॉरी ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस पतंग का, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से जहाँ से उड़ा रहे, इस वाले पॉइंट से ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, 30 डिग्री, ठीक है। तो वही 30-60 मैं बता रहा हूँ ना, 30-60 में ही खेलता है बस वो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, मतलब ये ऐसे धागा ना सीधा जा रहा है, मतलब ऐसे करके कुछ मुड़ तुड़ नहीं रहा बीच में से, स्लैक नहीं है इसमें। देन फाइंड द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग, इजी क्वेश्चन, ये निकालना है। तुम अब एक बात बताओ, 90 डिग्री के सामने मैंने तुम्हें बताया था 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट की वैल्यू 220 मीटर है, राइट। हमसे x पूछा है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 110 मीटर, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कोई उसमें मतलब दिक्कत नहीं थी, बस ये वाला ध्यान रखना, पतंग वाला था, इस तरह मतलब इस तरह से आता है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आते मेरे भाई, यही करना है तुम्हें, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की ऐसा नीड नहीं है। कुछ आगे 1-2 अच्छे क्वेश्चन भी लिए हुए मैंने, तो उनको भी देख के जाना, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं, अच्छा खासा कैलकुलेटिव सवाल है और सीपीओ में आया हुआ है, शायद 2019 में आया था ये। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेज द ग्राउंड, 2019 में यार अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन आए थे, मैंने देखे हैं, PYQ मैंने सारे लगाए हुए हैं ना, तो 2019 में काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है, अच्छे खासे हार्ड लेवल के। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेज द ग्राउंड एट 60 डिग्री एंगल। अच्छा देखो ये पेड़ टूटने वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, मान लो ऐसे करके ये पूरा ऐसे, मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ये पूरा पेड़ है, ये कह रहा है ये टूट गया भाई पेड़ तुम्हारा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये यहाँ से देखो, यहाँ से टूट गया, ये ऐसे करिए, तो टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा, इस तरह से ऐसे आ जाएगा, देखो गिर के ऐसे गिर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसने बोला है कि एंगल कितना बड़ा बना रहा है ग्राउंड से, 60 डिग्री, और कितना मीटर दूर जाके गिरा है, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास 45 मीटर दूर, ठीक है। ये 45 मीटर दूर जाके गिरा ग्राउंड से, यहाँ से रूट ऑफ द ट्री से, मतलब ये रूट है ना ट्री की, यहाँ से 45 मीटर दूर जाके यहाँ पे गिरा, ये ऊपर से टूट के, देखो यहाँ से टूटा ये और यहाँ पे गिर गया, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या है कि तुम्हें पहले ये निकालना पड़ेगा यहाँ से हाइपोटेनियस x, ठीक है, देन तुम्हें ये वाली हाइट चाहिए, उसको जब तुम ऐड करोगे, h मान लेता हूँ उसको, x + h टोटल हाइट होगी। समझे बात मेरी, क्या बोला मैंने, क्योंकि देखो ये ऊपर से जो गिरा है, यही तो गिरा है ऐसे करके, ये x ही तो ऊपर से गिरा है, तो ये टोटल हाइट तभी तो होगी जब दोनों को ऐड करूंगा मैं, बस इतना ध्यान रखने वाली बात है, यही पॉइंट होता है, ये ब्रोकन ट्री वाले मतलब कंसेप्ट जो होते हैं उसमें यही काम आता है, ठीक है। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 90 डिग्री के सामने x है, ठीक है, ये 30 डिग्री है मेरे भाई। मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 45 है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 है,
तो ये 90 के सामने 2 यूनिट ही तो होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या तुम्हारे पास 90 नहीं आ जाएगी निकल के, तो x हमारे पास 90 आ गया नो डाउट, तो यहाँ पे x को 90 लिख दो, ठीक है। अब ये निकालना है। अब तुम मुझे बताओ अगर ये 45 है तो क्या ये 45√3 हो जाएगा, क्या जो h मैंने लिखा है ये 45√3 हो जाएगा, क्यों 60 से जा रहे हैं ना भाई, अभी बताया था पीछे, कैसे बताया था वो भी बता देता हूँ। ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45√3, बस इस तरह से करना है। अब इन दोनों को ऐड कर दो मेरे भाई। अब ये देखो यहाँ पे 1.732 से मल्टीप्लाई करवा रहा है इसमें, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि कैलकुलेटिव बन जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही सवाल आए थे भाई 2019 में, और मतलब अच्छे सवाल थे। तो अब इस केस में जो आंसर निकल के आएगा वो तुम्हारा आएगा ये वाला 167.85। तो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई खुद से, यही आंसर है 145√3 की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हो खुद, टाइम लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा भाई, कोई ऐसा सच, मैं तभी बोल रहा हूँ कि अच्छे सवाल आए थे टाइम टेकिंग, बट इतने मेरे ख्याल से टाइम टेकिंग इस बार नहीं आएंगे क्योंकि भाई सेक्शनल टाइमिंग है। पहले तो तुम्हें प्रॉपर तुम 1 घंटा भी निकाल सकते थे मैथ के लिए पूरे पेपर में सीपीओ के, क्योंकि बाकी 1 घंटे में सारी चीज़ें हो जाती थी, है ना, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट होते थे। बट अभी देखोगे तुम थोड़ा सा लेवल कम ही आएगा, मतलब इतना अच्छा नहीं आएगा। ये मान लो कि 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा आएंगे, बिल्कुल हलवा, जो देखते देखते होते चले जाएंगे 40-40 सेकंड में, 30-30 सेकंड में, ठीक है। हाँ 10 से 15 क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं, बट वो तब हो जाएंगे जब तुम इन क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करोगे, इनके लिए टाइम बचेगा, इनके लिए टाइम बचेगा, इनमें भी स्किप कर देना हार्ड वाले, तो 40 तक तुम अटैम्प्ट बढ़िया तरीके से कर दोगे। प्रैक्टिकल होके जाना, 50-50 के चक्कर में ऐसा ना हो लुटिया डूब जाए और 25 पे लटक जाओ, ठीक है। तो 40 अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, 40 + 40-42 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुम बिल्कुल आंख से देखते ही उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो जो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा दिया बीच में मैंने ये, है ना। तो यूज़फुल रहेंगी ये चीज़ें आपके लिए भाई। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो अगेन तो शेयर कर देना भाई दोस्तों के साथ अपने, ठीक है। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, ये पीपीटी वगैरह खुद मैं बना रहा हूँ अपने आप अभी कोई टीम में सच मेरे पास है नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, अ पोल इज वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ 12 मीटर स्टील वायर टाइड ऑन इट टू इट्स टॉप, मतलब उसके टॉप से यहाँ से टाई करके एक स्टील वायर से ये वर्टिकली एक जो हमने खड़ा किया हुआ है, क्या पोल खड़ा किया हुआ है ऐसे करके टाई करके ग्राउंड से और इसके टॉप से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस यूनिट की ये इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है स्ट्रिंग की, ठीक है। अब इसने बोला है कि इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल बनाई, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से। देन द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू, हाइट पूछे तुमसे x, तो x कैसे निकालोगे, देखो 90 डिग्री 2 यूनिट के सामने 2 यूनिट की वैल्यू 12 मीटर है, क्यों 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 30 की पूछी है, 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछी है, 6 मीटर आंसर हो गया। CHSL मीन्स में आया हुआ है। तो देख लो कैसे सवाल आते हैं, तुम खुद देख लो। तो अगर ये रेशियोज पता होंगे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से चीज़ें कर लोगे, वरना वो ट्रिग्नोमेट्री जो P/B P/H वो सब tan थीटा sin थीटा रख के कर लो, उससे भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें बस, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीजेस बाय, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अभी जो पीछे मैंने कंसेप्ट बताया ना तुम्हें स्टार्टिंग में, वो काम आएंगे इसमें, तो ध्यान से देखेंगे। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, देखो यहाँ से कोई टावर मैंने खींचा एक, ठीक है, तो इसके सूरज पड़ रहा है ऐसे, मतलब शेडो आ रही है ना, तो शेडो मान लो यहाँ तक आ रही है ऐसे करके, ये इसकी शेडो आ रही है यहाँ तक, यहाँ से एंगल बना रही है कितना, ये एंगल बना रही है कितना, ये बना रही है भाई 45 डिग्री। एक कंसेप्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे जैसे पास आते हो ये जितना बड़ा मुंह खुल जाए तुम्हारा ये वाला, उतना बड़ा एंगल होता है। जैसे जैसे दूर जाओगे इससे, इस वाले पॉइंट से, और जितना मुंह छोटा होता चला जाएगा ये वाला, उतना एंगल छोटा होता है। तो चेंज हुआ है 30 डिग्री पे, तो हम इसको दूर भेजेंगे, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये 30 डिग्री भाई यहाँ पे आएगा, पास मत ले आना इसको, बस ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, ये 45 था पहले, यहाँ से पॉइंट से लेके यहाँ तक चला गया, तो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि हाइट बतानी है टावर की, ये h निकालना है हमें। कोई दिक्कत है किसी बात में, ईजी लग रहा है, अभी बताता हूँ, देखो इसका कंसेप्ट भी। अब इसने बोला है इंक्रीज हो गया 10 मीटर से, तो तुम्हें क्या यही वाली वैल्यू दी हुई है 10 मीटर। अच्छा पहले मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 45 है भाई, अगर ये 45 है तो 1:1 में बटता है, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ,
तो क्या ये भी एच होगा यहाँ से यहाँ तक? होगा कि नहीं होगा बताओ? राइट है, ये एच है तो ये भी एच होगा, 45 डिग्री है क्योंकि 1:1 में बटेगा। अच्छा फिर आप मुझे एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने अगर एच है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर एच है, तो क्या तुम मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? पूरे की कितनी होगी? क्या तुम ये h√3 लिख सकते हो? क्यों? अगर ये 30 है तो ये पूरा 60 होगा 60 डिग्री। तो 60 के सामने √3 होता है, तो √3 की वैल्यू h√3 हो जाएगी। तो ये पूरा h√3 आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास वैल्यू बचती है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली, क्या ये h√3 - 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? ये बताओ। इसमें से पूरे में से ये h घटा दूंगा तो h बाहर कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1। तो ये जो वैल्यू गिवन है यही तो हमें 10 मीटर गिवन है। कोई डाउट है इस चीज़ में? नहीं होना चाहिए। तो h की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 10/√3 - 1 आ गई। भाई रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 और √3 + 1। नीचे तुम्हें दिख रहा है कि a - b और a + b वाली प्रॉपर्टी लग रही है, a² - b² यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। तो h जो हमारे पास निकल के आएगी वो 5√3 + 1 निकल के आएगी हाइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट मैंने बता दिया है। इस वाले कंसेप्ट से हमेशा ये क्वेश्चन होगा जिसमें हम ये देखते हैं कि रेशियो में किस तरह से चल रही होती हैं चीज़ें, वरना फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम वो लगाने चले। ठीक है, बड़ा बन जाएगा उससे। यहाँ 45 है तो h और h में बट गया, यहाँ 30 है तो h है तो पूरा h√3 हो गया क्योंकि 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से घटा दिया तो यही हमें वैल्यू गिवन थी, बस यही करना है। ठीक है, चलो अच्छा लग रहा होगा आई होप। मतलब बढ़िया सवाल भी लिए और इजी टू मॉडरेट भी लिए, रेलेवेंट सवाल हैं देखो सारे। ठीक है, PYQ से ही इंस्पायर होके या फिर PYQ ही लिए हैं मैंने, क्योंकि वही रेलेवेंट होते हैं, मैथ्स चेंज नहीं होती। पता है ये चीज़ अभी लोगों को लग रही है कि एडिक्विटी आ गई तो मैथ्स चेंज हो गई है, पैटर्न चेंज हो गया। भाई वेटेज चेंज होती है। वेटेज चेंज होने का मतलब है कि जो मतलब जैसे चैप्टर्स हैं जो पहले इतने नहीं आते थे वो अब आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, पॉलीगन हो गया, प्रिज्म पिरामिड, कहाँ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे थे पिछले 2-3 साल से इनके, बट अब आ रहे हैं। तो इसलिए भाई पैटर्न चेंज नहीं होता, मैथ्स वही है, कंसेप्ट वही रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें देखो मैंने वही सेम क्वेश्चन ले लिया ताकि दोबारा मतलब प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, ऐसा कोई मतलब डिफिकल्टी ना लगे, रटो ना उस चीज़ को। यहाँ पे थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा बस, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे इसने बोला एक टावर है, उसकी शेडो पहले 60 डिग्री पे मतलब ऐसे एंगल बना रही थी यहाँ पे इस तरह से। वही सेम चीज़ है, बस यहाँ 45 की जगह यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, तो उससे घबराने वाली कुछ बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। अब मुझे एक बात बताओ, 60 डिग्री के सामने, अब तुम्हें यूनिट्स में खेलना सिखाता हूँ। देखो 60 डिग्री के सामने क्या होता है मेरे भाई? √3 होता है कि नहीं होता ये बताओ। यहाँ पे 30 डिग्री होगा, राइट, तो यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा, राइट है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बात बताओ, ये अगर 45 है मेरे भाई, तो क्या ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, क्या ये √3 नहीं हो जाएगा? बताया था ना 1:1 में डिवाइड करता है। पहले वो यहाँ से सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया था, अब ये √3 पूरा √3 बन जाएगा, या h होता तो पूरा h, मतलब सेम, तुम एक मतलब कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये √3 - 1 बचा कि नहीं बचा? यही तो गिवन है भाई, √3 - 1 गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है इसकी? कितनी गिवन है? 20 मीटर। तो क्या तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम हाइट पूछी है, √3 की वैल्यू पूछी है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, ये 20 मतलब ये 20 है ना, तो इसकी वैल्यू मतलब ये इतना यूनिट की वैल्यू अगर हमें 20 मीटर गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 20 बाय, इसको मीटर लिख लो यहाँ पे, √3 - 1, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तुम्हें भाई कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? कहाँ गया? √3 की वैल्यू चाहिए भाई तुम्हें, तो √3 की वैल्यू चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सर, है ना। ये हाइट है ना हमारी, तो हाइट ही तो चाहिए। हाइट ही पूछा, कुछ भी पूछ ले तुम निकाल सकते हो यहाँ से, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ ले, वो ये पूछ ले, वो कुछ भी पूछ ले, तुम निकाल दोगे। ठीक है, रेशियो में खेलना है बस। अब इसका जब तुम रैशनलाइजेशन करोगे मेरे भाई, तो ये 2 नीचे जो बनेगा, मतलब इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर वही बनता है हर बार, तो 2 बचेगा नीचे, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और √3 तो है ही, और ऊपर √3 - 1 आ जाएगा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, √3 + 1 आएगा, सॉरी √3 + 1। अब इसकी मल्टीप्लाई तुम अंदर कर सकते हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें भी, अगर करना चाहो 10
और ये चला गया अंदर तो 3 + √3, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी और कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों जो क्वेश्चन है इनके थ्रू आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई ये रेशियोज से किस तरह से खेला जाता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से अगर आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, बट कर सकते हो आराम से अगर रेशियोज का क्लियर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, ये भी उसी पे बेस्ड है। तुमसे बोल रहा है एग्जैक्टली बिटवीन मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द 2 टावर्स P एंड Q, ऐसे करके देखो P एंड Q है, कोई टावर्स है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई टावर्स है। मिडवे पे कोई यहाँ पे, इनके मिडवे में, बिल्कुल मिडवे में, यहाँ से इनके फुट से यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना ये वाला P और Q का, P और Q टावर का, वो कितना बन रहा है, एक से बन रहा है भाई 30 डिग्री, ठीक है, और एक से कितना बन रहा है, इससे कितना बन रहा है, इससे बन रहा है भाई 60 डिग्री। अब मुझे क्या कैसे पता कि ये 60 है ये 30 है, बताया था ना, जितना बड़ा मुंह खुलेगा उतना बड़ा वो होगा एंगल, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर्स ऑफ P टू डेट ऑफ Q, ये वाला हमने P माना था, ये वाला हमने Q माना था, ठीक है। अब इसने इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये मिडवे में है तो क्या ये x होगा तो ये भी x होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये x है तो ये भी x है। अब तुम एक चीज मुझे बताओ, जब 30 डिग्री का बेस और 60 डिग्री का बेस अगर सेम हो जाए, क्या तुम्हें नहीं पता कि रेशियो 1:3 होता है? अभी जस्ट पीछे सबसे पहले यही चीज तो बताइए, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने 3 यूनिट हो जाएगा। कुछ सोचने की बात ही नहीं है, वरना बेसिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बट ये याद रखो कि बेस अगर सेम है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री के सामने 3 यूनिट होती है। आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस वाली चीज से, ठीक है। अब देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हर देखो इस वाले में ये वाला अच्छा कंसेप्ट था हमारा, ये भी अच्छे कंसेप्ट थे, यहाँ पे भी हमने किया, तो मतलब सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस इन क्वेश्चंस को देख के चले जाओ, ठीक है। इससे बाहर अगर आता है तो भाई मतलब या तो ईजी आएगा उससे, या फिर कुछ हार्ड ही बना के वो दे दें तो बात अलग है, ठीक है, तो वो स्किप कर देना, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरह के क्वेश्चन अभी आए हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कोई ग्राउंड पे, यहाँ पे कोई ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना गिवन है हमें भाई, वो गिवन है हमें कितना, 60 डिग्री, ठीक है, राइट। अब उसने बोला आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5 सेकेंड, मतलब ये वाला ड्रोन भाई जैसे वैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, सीपीओ का PYQ है ये, ऐसे कर करके आगे तक गया 5 सेकेंड तक, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप्स टू, मतलब ड्रॉप हो गया, देखो छोटा मुंह हो गया अब ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, राइट। अब उसने बोला है कि ड्रोन मतलब जो फ्लाई कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, यानी कि ये वैल्यू हमें 1000√3 गिवन है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसके बराबर ही तो है, ये दोनों मतलब लेंथ सेम ही तो है ये, तो ये भी 1000√3 होगी, सेम ही है, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो हमें ये एक्स, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। अब कैसे निकालेंगे भाई इसको, देखो ये नीचे ये भी तो सेम ही है, सेम ही है ये दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसे तुम कैसे कर सकते हो, देखो अब इसके तुम्हारे पास भाई या तो तुम बेसिक से ही चले जाओ मतलब, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें क्या यहाँ पे 30-60 वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, दिखना चाहिए, देखो अब दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतने क्वेश्चन करवा दिए, इसके बाद भी अगर नहीं दिखा तो फिर कमी कहीं ना कहीं फिर तुम्हारे एंड पे, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो ये वाला अगर 60 डिग्री है, ये वाला अगर 60 डिग्री है पूरा, तो क्या यहाँ पे ये वाला कौन से की बात कर रहा हूँ पता है ना, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये पूरा इसको मिला के यहाँ तक, तो क्या ये 30 डिग्री होगा? इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, मान लो ABC की बात कर रहा हूँ, तो ABC में ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इसको 30 डिग्री बोल रहा हूँ तो क्या यहाँ पे 60 डिग्री होगा? भाई बस मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें ये AC और इसको मान लो मैं EF बोल दूँ, तो क्या तुम्हें AC और EF इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो क्या तुम्हें 30 डिग्री के सामने और 60 डिग्री के सामने क्या रेशियो बनेगा वो नहीं पता? यही तो करवाता हुआ आ रहा हूँ अब तक मैं, और क्या मैंने अब तक करवाया है कि अगर बेस सेम है तो 30 डिग्री के सामने, इस वाले के सामने यहाँ पे 1 यूनिट बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 60 डिग्री के सामने पूरा 3 यूनिट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट ऐसे, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड था, मैं वही बता रहा हूँ, इसी पे जो भी अच्छा सवाल बनेगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट है, ये पूरा 3 यूनिट हो जाएगा, मतलब पूरा 3 यूनिट होगा, क्योंकि 60 के सामने 3 यूनिट बनेगा, 30 के सामने 1 यूनिट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बेस इक्वल है, AC बराबर EF है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। अब तुम एक बात बताओ मुझे, ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री मतलब ये वाला अगर 30 डिग्री है, सॉरी ये वाला अगर 30 डिग्री है यहाँ पे, या फिर ये बोल लो कि ये वाला 60 डिग्री है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ सिर्फ, अगर 30 के सामने 1 है, 30 के सामने ऑलरेडी 1 होता है, 30 डिग्री के सामने ऑलरेडी 1 होता है, तो क्या ये √3 यूनिट होगा? √3 यूनिट। तो मेरे भाई √3 यूनिट की वैल्यू ही तो तुम्हें 1000 √3 गिवन है। देखो 30 के सामने 1 यूनिट निकल गया, तुम्हें पता है कि 30 के सामने 1 यूनिट होता है और 60 के सामने √3 यूनिट होता है, तो √3 की वैल्यू ही तो तुम्हें ये गिवन है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जब तुम्हें वैल्यू गिवन है तो ये √3 की वैल्यू 1000 √3 हो गई। अब तुमसे उसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्रोन ने, तो 2 यूनिट ट्रेवल किया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2000 मीटर आ जाएगा निकल के। तुमसे यहाँ वो कुछ भी पूछ सकता है कि कितना इसका डिस्टेंस पूछ लेगा, या स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ये पूरा 3 यूनिट पूछ लेगा, सब कुछ बता सकते हो। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 1:2 में डिवाइड होगा और ये √3 होगा। ये 1 है 30 के सामने, तो 60 के सामने √3 होगा। ये √3 यूनिट की वैल्यू गिवन है, तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, बस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, अ 20 मीटर लॉन्ग लैडर, 20 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक सीढ़ी है जो एक दीवार पर इस प्रकार से टिकी हुई है। कैसे टिकती है सीढ़ी? ऐसे टिकती है। ये कोई वॉल है हमारे पास, है ना, और इसका एंगल जो बन रखा है भाई वो कितना बन रखा है? 30 डिग्री। अब तुम यहाँ पे 30 डिग्री लिख दोगे। मैंने सवाल लिया क्यों है भाई? लिया इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, बट वो गलत होगा। इसने बोला है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, सीढ़ी ये है और दीवार ये है, इसके बीच का कोण है भाई 30 डिग्री, ध्यान रखना। तो ये 60 डिग्री होगा। गलती से भी यहाँ पे 30 लिख दोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा, और यही सिली करते हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल लिया है, सवाल आसान है बट सिली कर देता है, इसलिए मैंने सवाल इंक्लूड किया यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर रिसर्च करके जो सवाल मुझे लगते हैं ना रेलेवेंट है वो लेता हूँ मैं। अब देखो तुम, ये 20 मीटर हमको गिवन है, इसने पूछा है कि भाई बताओ कितना दूर था ये, एक्स की वैल्यू में चाहिए। वैसे तो अब तो आसान हो गया, अब तो समझ गए होगे, अप्लाई करो जो समझाया अब तक। 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 20 मीटर गिवन है, तो क्या तुम 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट ही तो होता है, 10 हो गया, तो 10 मीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर निकालना बहुत आसान था, बट कंसेप्ट क्या था कि एंगल ये वाला गिवन है, ये नहीं। ज़्यादातर इसको मार मतलब यहाँ पे लगा देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई आखिरी सवाल, और बढ़िया सवाल एकदम, इसको करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें भी तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये वाला जो हार्ड आते हैं सवाल उसके, इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री। मान लो यहाँ पे कोई ट्री है, राइट, यहाँ पे कोई ट्री है मान लो, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तक ये 30 डिग्री है हमारे पास, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इसने बोला अगर ट्री जो है भाई वो बढ़ जाता है, इसने क्या बोला? ग्राउंड विच इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, मतलब हमें ये वाली जो वैल्यू गिवन है ना, ये वाली वैल्यू जो गिवन है हमें, ये 300 मीटर गिवन है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री है, इसने बोला ट्री जो है वो बढ़ जाता है भाई, ग्रो हो जाता है, बढ़ गया ट्री यहाँ तक आ गया, मान लो ऐसे करके बढ़ गया ट्री। अब इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, तो यहाँ से मेरे भाई ये जो हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके ये वाली, तो ये पूरा जो एंगल बनाएगा हमारे पास, ये पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास? 60 डिग्री होगा, पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, राइट। तो अब इसने क्या पूछा है हमसे कि हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो अब क्या तुम्हें यार 30 डिग्री और 60 डिग्री नहीं दिख रहा? भाई हर जगह यही यूज़ होता है, मैं बता रहा हूँ ना। क्या तुम्हें यहाँ बेस कॉमन नहीं दिख रहा? ये 300 मीटर वाला, ये वाला, ये बेस जो मैं अब खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये तुम्हें कॉमन नहीं दिख रहा? तो मेरे भाई 30 के सामने 1 यूनिट होगा, 60 के सामने 3 यूनिट होगा पूरा, तो क्या ये 2 यूनिट हो गया? बोलो हो गया? क्लियर है? अभी बता, यही कंसेप्ट तो सिखा रहा हूँ तब से कि बेस अगर 300 मीटर है, मतलब बेस अगर कॉमन है 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल का, यहाँ पे देखो बेस कॉमन है इस वाले, है ना, तो यहाँ पे अगर 30 और 60 का मतलब वो बनता है एंगल, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट होगी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड 3 यूनिट होगी, तो पूरी 3 है तो ये बची 2 यूनिट। अब मेरे भाई तुम्हें ये 300 मीटर गिवन है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो क्या यहाँ पे 60 डिग्री होगा? पिछले क्वेश्चन में सेम यही काम किया मैंने। तो 1 यूनिट है 30 के सामने, तो 60 के सामने कितनी होगी? √3 यूनिट होगी। तो मेरे भाई ये 300 मीटर जो है √3 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की, √3 यूनिट की वैल्यू 300 मीटर है। हमसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 300 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2,
तो क्या ये तुम्हारे पास 100 कितना आ गया ये 100 कितना हो गया ये कितना हो गया 100 × 3 होता है ना, तो √3 200 √3 हो गया। ठीक है, 200 √3 हो गया, राइट। 200 √3 हमारा आंसर निकल के आ गया भाई, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको सोल्व करोगे, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब है कि 1.732 से मल्टीप्लाई करवाएगा वो, तो समथिंग जो इसका निकल के आएगा वो कितना आएगा 346 मीटर। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से वो पॉइंट हट जाएंगे तो लगभग यही निकल के आएगा आंसर हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट भाई ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो मिस ना करो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा भाई, है ना। और वीडियो लाइक कर देना, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा लेक्चर, कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, रेशियोज से खेलना आया कि नहीं आया। ठीक है, और एग्ज़ाम भाई अच्छे से दे के आओ। ठीक है, मेरा तो भाई 9 तारीख को एग्ज़ाम है, और पहली शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही है, जहाँ तक होगा फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा वैसे। ठीक है, अभी शिफ्ट वैसे मतलब बताई नहीं है SSC ने, बट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ही होगा क्योंकि मैंने शुरुआत में ही भर दिया था। ठीक है, तो अपना जाओ भाई अच्छे से एग्जाम दे के आओ, मैं रिव्यू शेयर कर दूंगा अपना एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।